हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सीबीएसई की बुक विस्टास का थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे। तिशानी दोशी के लिखे इस आर्टिकल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की शुरुआत एक कोट से होती है। वो कहती हैं कि अगर आप इस प्लैनेट के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो एंटार्क्टिका ही वो जगह है। शुभ यात्रा। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तिशानी दोशी द्वारा लिखे गए इस आर्टिकल में उन्होंने अपने एंटार्क्टिका के एक्सपीडिशन को डिस्क्राइब किया है। वो कहती हैं कि साल की शुरुआत में वो कैसे एक रशियन रिसर्च वेसल अकेडमिक शॉकल्स्की में बैठ वर्ल्ड की सबसे कोल्डेस्ट, विंडिएस्ट और ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका पहुंची। उनकी ये जर्नी इक्वेटर के 1309 डिग्री नॉर्थ में बसे शहर मेड्रास से शुरू हुई और एंटार्क्टिका पहुंचते पहुंचते उन्होंने 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और ना जाने कितने इकोस्फेयर्स को क्रॉस किया। और आखिरकार जब उन्होंने अपना पहला कदम एंटार्क्टिका की धरती पर रखा, तब तक वो एक कार, एक एरोप्लेन और एक शिप से लगभग 100 घंटे से अधिक समय की यात्रा कर चुकी थी। उन्हें वहां पहुंचकर एक रिलीफ का एहसास होता है जब वो एंटार्क्टिका के एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप और एंडलेस ब्लू हॉराइजन को देखती हैं। साथ ही इस बात का आश्चर्य भी होता है कि ये एंटार्क्टिका और भारत कभी एक ही लैंडमास का हिस्सा हुआ करते थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। वो आगे कहती हैं कि 650 मिलियन ईयर्स पहले एक जाइंट या विशाल एमलगमेटेड मर्ज सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना इस धरती पर एग्जिस्ट करता था और शायद आज के एंटार्क्टिका के कुछ आसपास ही हुआ करता था। उस समय परिस्थितियां कुछ अलग हुआ करती थीं। तब ह्यूमन बीइंग्स का धरती पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं था और गोंडवाना का क्लाइमेट बेहद गर्म या वार्म हुआ करता था और यहाँ पर वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना की अबंडेंस होती थी। ये सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना धरती पर 500 मिलियन ईयर्स तक फलता फूलता रहा और इसी समय कुछ ऐसा हुआ कि डायनासोर की समस्त प्रजाति या स्पीसीज वाइप्ड आउट हो गई और उनका अंत हो गया और धरती पर उनकी जगह मैमल्स ने ले ली। फिर शायद कुछ जियोलॉजिकल रीजंस के कारण ये विशाल गोंडवाना का लैंडमास डिफरेंट भूभाग या कंट्रीज में डिवाइड हो गया और उसने आज की दुनिया का स्वरूप ले लिया। ऑथर आगे कहती हैं कि एंटार्क्टिका की जर्नी पर जाना मतलब धरती के इतिहास या हिस्ट्री के उस समय का हिस्सा बनना है जो हमें समझाता है कि हम कहाँ से आए और हम कहाँ जा सकते हैं या इस धरती पर हमारा अंत कैसा होगा। इसके लिए हमें कॉर्डलेरियन फोल्ड्स या एक्सटेंसिव चेन्स ऑफ माउंटेन्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स या सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। इसके साथ ओजोन और कार्बन के इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन को भी। फिर तिशानी कहती हैं कि ज़रा इमेजिन करो, जब आप उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में सोचते हैं कि 1 मिलियन ईयर्स में क्या कुछ हो सकता है, तो ये किसी के भी दिमाग को चकरा देता है। वहीं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के दौरान इंडिया का एशिया के अगेंस्ट नॉर्थवर्ड पुश होना और अर्थ की क्रस्ट पर दबाव डाल हिमालयन रेंज का निर्माण करना, वहीं साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में शामिल होने के लिए ड्रिफ्ट होना और ड्रेक पैसेज को खोल एक कोल्ड सरकमपोलर करंट के फ्लो को क्रिएट करना जो पूरे एंटार्क्टिका को घेरे हुए है और उसे वर्ल्ड की बॉटम में सबसे ठंडा, डिसोलेट और उजाड़ लैंडमास बना देती है। नेक्स्ट तिशानी दोशी कहती हैं कि मुझ जैसी सूर्य पूजा करने वाली साउथ इंडियन वुमन के लिए ऐसे प्लेस पर 2 वीक रहना जहां अर्थ की टोटल आइस वॉल्यूम में से 90% आइस एंटार्क्टिका में ही पाई जाती है, इमेजिनेशन से भी बाहर है। एंटार्क्टिका की धरती पर चलना कुछ ऐसा ही है जैसे कि ह्यूज पिंग पोंग बॉल पर चल रहे हों। यहाँ पर ना ही कोई पेड़, ना ही मैनमेड बिलबोर्ड्स या बिल्डिंग्स दिखाई पड़ते हैं और यहाँ पर रहकर ऐसा लगता है कि मानो आपने अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव को खो दिया है। और अगर विजुअल स्केल रेंज की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक मिजेज एंड माइट से लेकर वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैमल ब्लू व्हेल को भी यहाँ देखा जा सकता है। वहीं एंटार्क्टिका के आइसबर्ग का लार्जेस्ट रिकॉर्डेड साइज लगभग बेल्जियम जैसे कंट्री के साइज के बराबर है। ऑस्ट्रल समर लाइट्स के कारण साउथ पोल पर दिन 24 घंटे के होते हैं। वहीं कभी कभी यहाँ के वातावरण में फैली हुई शांति किसी ओकेजनल एवलांच या किसी आइसबर्ग्स के टूटने से भंग हो जाती है। एंटार्क्टिका की धरती की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जानने की जिज्ञासा या क्यूरोसिटी आपको यहाँ के बारे में और जानने के लिए मजबूर कर देती है, परंतु इंसान का अपने फ्यूचर फोरकास्ट या फ्यूचर का पूर्व अनुमान लगाना बिल्कुल सही नहीं है।
ह्यूमन इम्पैक्ट। धरती पर मानव सभ्यता या सिविलाइजेशन लगभग 12,000 ईयर्स पुरानी है। अगर जियोलॉजिकल क्लॉक पर काउंट करें तो कुछ सेकंड्स की ही हैं, और इतने कम समय में ह्यूमन रेस ने विलेजेस, सिटीज़, टाउन्स, मेगा सिटीज़ के साथ नेचर पर भी अपना डोमिनेंस साबित करने के लिए खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है, और इसमें काफ़ी हद तक उसने कामयाबी भी हासिल कर ली है। दिन पर दिन ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने से लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना होल्ड बनाए रखने के लिए आज ह्यूमन ने दूसरे स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं ह्यूमंस का रेकलेस वे में फोसिल फ्यूल्स का बर्न करने से अर्थ के एटमॉस्फेयर में उसने कार्बन डाइऑक्साइड की एक एनवलप को क्रिएट कर दिया है, जो निश्चित ही ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम या मेन रीजन है। क्लाइमेट चेंज आज के समय का दुनिया का सबसे हॉटली कंटेस्टेड डिबेट का टॉपिक है। डिबेट के सवाल कुछ ऐसे हैं कि क्या वेस्ट एंटार्क्टिका की आइस शीट्स कंप्लीटली मेल्ट हो जाएंगी? क्या गल्फ स्ट्रीम महासागर की धारा डिस्टर्ब हो जाएगी? क्या ये दुनिया का अंत होगा जैसा कि हम जानते हैं? शायद हाँ, शायद नहीं। हर तरह से अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट रहेगा इस डिबेट का, ना सिर्फ इसलिए कि अंटार्कटिका वर्ल्ड का एकमात्र वो जगह है जहां ह्यूमन पॉपुलेशन सस्टेन नहीं करती, जिसके कारण इस प्लेस की इम्पोर्टेंस कुछ और बढ़ जाती है, क्योंकि अंटार्कटिका की धरती पर अपने अंदर एक प्राचीन इतिहास को समाये हुए है। यहाँ के आइस कोर्स में 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड हैं, और अगर हम अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एग्जामिन और स्टडी करना चाहते हैं तो अंटार्कटिका ही वो जगह है। ऑथर तिशानी दोशी का कहना है कि वो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के अंडर शॉकल्स कीपर एक रिसर्च ग्रुप का हिस्सा थी, जिसका एम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वर्ल्ड के एंड्स तक ले जाना है और उन्हें इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना। और ये अपॉर्चुनिटीज़ उन स्टूडेंट्स को अपने प्लानट को अंडरस्टैंड और रेस्पेक्ट करने की एक नई प्रेरणा देगी। कनाडा के जॉफ ग्रीन के नेतृत्व में ये एजुकेशनल प्रोग्राम बीते 6 सालों से चलाया जा रहा है, जो अब थक गए हैं सेलिब्रिटीज़, रिटायर्ड रिच या क्यूरोसिटी सीकर्स को अंटार्कटिका की सैर कराते कराते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये ट्रैवलर्स बहुत ही लिमिटेड तरीके से इस प्लैनेट को सेव या कंजर्व करने में अपना योगदान दे सकते हैं। पर स्टूडेंट्स ऑन आइस ग्रुप के साथ वो उन फ्यूचर जनरेशन पॉलिसी मेकर्स को एक लाइफ चेंजिंग ऑफर या एक्सपीरियंस उस एज में देना चाहते हैं जब वो उस एक्सपीरियंस को एब्जॉर्ब, लर्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस पर एक्ट करने के लिए तैयार भी होंगे। ये प्रोग्राम इसलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि वैसे भी साउथ पोल के करीब जाना असंभव है, और फिर वहाँ पहुँचकर उस पर प्रभावित ना होना बिल्कुल नामुमकिन है। दूर बैठ अपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कंफर्ट जोन में पोलर आइस कैप्स के मेल्ट होने पर उदास होना आसान है, परंतु रियलिटी में जब आप अपनी आंखों से रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स और कोलैप्सिंग आइस शेल्फ्स को देखते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि असल में ग्लोबल वार्मिंग का थ्रेट कितना खतरनाक और रियल है। एंटार्क्टिका अपने सिंपल इकोसिस्टम और लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी के कारण एक परफेक्ट प्लेस है ये जानने के लिए कि कैसे एनवायरनमेंट में एक छोटे से बदलाव के एडवर्स या सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। आप एंटार्क्टिका के माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन्स या समुद्री घास का एग्जाम्पल लीजिए, जो सदर्न ओशन के फूड चेन को नरिश और सस्टेन करती है। ये सिंगल सेल प्लांट सन की एनर्जी को कंज्यूम कर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। साइंटिस्टों ने चेतावनी दी है कि फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज़ या गतिविधियों को हार्म कर सकती है, जिसका सीधा असर यहाँ के पर्यावरण में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड्स और ग्लोबल कार्बन साइकिल पे पड़ेगा। शॉर्ट में कहें तो फाइटोप्लैंक्टन्स यहाँ के जीवों के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए मेटाफोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और बड़ी चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। वॉक ऑन द ओशन। तिशानी का कहना है कि मेरा एंटार्क्टिका का अनुभव या एक्सपीरियंस एक मेमोरेबल मेमोरी की तरह है, पर मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस एंटार्क्टिका सर्कल से 65.55 डिग्री साउथ के करीब हुआ, जब शॉकल्स की पेनिनसुला और टैडपोल आइलैंड के बीच आइस की थिक वाइट स्ट्रेच में प्रवेश कर गया, परंतु इसके और आगे जाना उसके लिए इम्पॉसिबल था। शिप के कैप्टन ने डिसाइड किया कि वे टर्न कर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर ऐसा करने से पहले
सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सभी अपने सेफ्टी गियर्स पहन वुडन गैंग प्लैंक से उतरेंगे और ओशन के आइस्ड सरफेस पे चलेंगे। तिशानी कहती हैं कि हम सभी 52 मेंबर्स शिप से उतरकर बर्फ की सफ़ेद चादर पर चल रहे थे। हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर थिक आइस पैक थी, जिसके नीचे 180 मीटर सांस लेता हुआ जीवित समुद्री खारा पानी। वहीं चलते हुए हमने आइस पैक के एज पर क्रैब ईटर सील्स को आइस फ्लोज या फ्लोटिंग आइस पर लेटे सनरेज का आनंद लेते हुए देखा। ये कुछ वैसा ही था जैसे हमारी सिटीज़ में स्ट्रे डॉग बैनियन ट्री के नीचे स्ट्रेच करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। वाकई ये वाकया कोई रहस्योद्घाटन से कम नहीं था, परंतु वास्तव में ये सब कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर करते हैं। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 वाटर बॉडीज और फिर कई इकोस्फीयर को क्रॉस कर तिशानी दोषी आश्चर्य से भरी हुई हैं कि किस तरह धरती ने कितनी खूबसूरती से खुद को बैलेंस किया हुआ है। क्या होगा अगर अंटार्कटिका फिर से वही गर्म स्थान बन जाए जो कभी वो हुआ करता था? क्या फिर हम सभी इस परिवर्तन को देखने के लिए जीवित रहेंगे, या डायनासोर्स, मैमथ्स या फिर वूली राइनोस की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? ये सब हमें कौन बताएगा? परंतु वो कहती हैं कि यंग टीनेजर्स के ग्रुप के साथ 2 वीक्स बिताने के बाद मैं इतना कह सकती हूँ कि उनके पास एक आइडियलिज्म है इस धरती को बचाए रखने के लिए। अंत में वो इतना ही कहती हैं कि 1 मिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हो सकता है, फिर एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। मैसेज: एवरी डे इज द अर्थ डे, इफ इट डाइज वी डाई विथ इट। हर दिन अर्थ डे है, अगर ये खत्म हो जाएगी तो हम मनुष्य भी इसके साथ खत्म हो जाएंगे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।